हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलएसपी क्लासेस वंस अगेन। आज हम देखने वाले हैं 1.5 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। तो लास्ट ये तीनों क्वेश्चन लास्ट है, तो आज हम उसी को सॉल्व करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि अगली बार जब भी मैं वीडियो बनाऊँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो 1.5 का फोर्थ क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का है। यहाँ पर किसी भिन्न का हर उसके अंश के 2 गुने से 4 अधिक है। मतलब कोई भी एक भिन्न है, तो पहले आपको पता होना चाहिए भिन्न होता क्या है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं सबसे पहले भिन्न क्या होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा x डिवाइड बाय y, तो हम इसको बोल सकते हैं भिन्न। x डिवाइड बाय y हो गया। कुछ भी नंबर जो डिवाइड्स में होते हैं उसको बोलते हैं भिन्न, और उसमें अंश और हर क्या होता है वो पहले आपको बता, ठीक है। तो जो अंश होता है, जो ऊपर का पार्ट है उसको बोलते हैं अंश, और ये जो नीचे का पार्ट है उसको बोलते हैं हर, ठीक है। तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वो अंश और हर किसे बोलते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहला शर्त क्या है हमारी, किसी भिन्न का हर उसके अंश के 2 गुने से 4 अधिक है। तो ऐसा अज्यूम कीजिए कि उस भिन्न का अंश जो है वो x है और हर जो है वो y है। ऐसा अज्यूम कीजिए, ठीक है। अंश क्या है x और हर क्या है y है। तो पहली शर्त क्या है, अंश के 2 गुने से 4, उसका जो हर है यानी y जो है वो अंश के 2 गुने से 4 अधिक है। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह का, y इज इक्वल टू x प्लस 4। तो ये y क्या है, हर है उसका। तो यहाँ पे लिखा क्लियर कट लिखा हर उसके अंश के 2 गुने, यानी ये हो गया अंश, अंश का 2 गुना से 4 अधिक है यानी प्लस 4 हो गया। तो ये हो गई पहली शर्त। इसके अनुसार मैंने अभी मैं क्या करता हूँ, x को इस साइड लेके आता हूँ तो माइनस में आ जाएगा। तो -2x प्लस y इज इक्वल 4, ये होगा इक्वेशन 1। अभी इक्वेशन 2 के लिए अगली शर्त पढ़ते हैं। अंश और हर दोनों में से 6 घटाने पर हर अंश का 12 गुना हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंश और हर दोनों में से 6 घटाने, इसका मतलब x में से भी 6 घटाना है और y में से भी 6 घटाने पे ये करने, एक अंश और हर में से 6 घटाने पे उसका जो अंश का उसका जो हर होगा वो अंश का 12 गुना हो जाएगा। तो y माइनस 6 इज इक्वल कितना हो जाएगा 12 x माइनस 6। यहाँ पे 12 कैसा आया होगा, आई होप आपको समझा होगा। यहाँ पे 12 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर अंश का 12 गुना हो जाएगा। तो ये क्या है, ये हर वाला पार्ट है, तो हर अंश का 12 गुना हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 12 आया। तो अब आगे देखते हैं। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। 12 इंटू एक्स 12x, 12 इंटू 6 72। तो इस तरह से मैं 12x को इस साइड लेके आ जाता हूँ तो -12x हो जाएगा, और 6 को इस साइड लेके आए तो +6 हो जाएगा। तो इस तरह से आगे मेरे पास -12x प्लस y इज इक्वल टू -66। तो मेरे पास ये हो गया समीकरण 2। तो ये यहाँ पर हमको समीकरण 2 मिल गया, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ समीकरण 2। ये मुझे मिल गया समीकरण 2, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पर y है और यहाँ पर भी प्लस y है। अगर मैं सिंपली ये इक्वेशन और इक्वेशन को माइनस कर दूंगा तो मुझे x मिल जाएगा। तो मैं वही करता हूँ, उन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर लेता हूँ। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ का जो था वो, ये हो गया मेरा सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों को माइनस कर रहा हूँ। माइनस करने पर आपको याद होगा कि सबका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ भी माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो गया। अब इसको माइनस करते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर प्लस 2x, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे -2x, यहाँ पे प्लस 2x है। तो ये कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। प्लस 10x प्लस ये दोनों कैंसिल होकर 0 आ गया। अब यहाँ पे 40 प्लस 66 70 हो गया। तो यहाँ पे मुझे फाइनली मिल गया 10x इज इक्वल 70। तो 10 को मैं इस साइड भेज देता हूँ तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x इज इक्वल 70 डिवाइड बाय 10। तो ये मुझे x की वैल्यू मिल गई 7। अभी ये x की वैल्यू मैं किसी भी समीकरण में रख के y की वैल्यू निकाल देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, x इज इक्वल 7 समीकरण फर्स्ट यानी ये वाले समीकरण में रखता हूँ। तो देखिए यहाँ पर x है, इसके ऊपर मैं 7 रख देता हूँ। तो -2 7 प्लस y इज इक्वल टू 4। तो -2 7 2 इंटू 7 कितना हो गया -14 हो गया। -14 प्लस y इज इक्वल टू 4। तो -14 को उस साइड मैंने भेजा तो प्लस में हो गया। तो y इज इक्वल 4 प्लस 14, तो यहाँ मिल गया y इज इक्वल 18। तो इस तरह से मेरे पास x और y दोनों की वैल्यू आ गई।
तो फाइनली मेरे पास आंसर आ गया। अंश कितना है 7 है, हर कितना है 18 है, और वो भिन्न कौन सा होगा 7 डिवाइड बाई 18 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम अगला सम देखते हैं। तो ये है हमारा 5th क्वेश्चन। 10 टन क्षमता वाले किसी मालवाहक ट्रक में ए और बी ऐसे 2 प्रकार के बक्से भरे हैं। इसका मतलब है कि एक ट्रक है जिसकी लिमिट है 10 टन से ज़्यादा वो माल को नहीं ले सकता, उसमें 2 तरह के प्रोडक्ट भरे गए हैं, ए और बी, इस तरह के 2 तरह के प्रोडक्ट भरे गए। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा डिटेल है। अगली पहली शर्त हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, यदि ए प्रकार के 150 बक्से तथा बी प्रकार के 100 बक्से भरे हो तो ट्रक की 10 टन की क्षमता पूर्ण होती है। ये हमारी पहली शर्त होगी। दूसरी शर्त है, यदि ए प्रकार के 260 बक्से भरे हो तथा तब उस ट्रक की 10 टन की क्षमता पूर्ण करने के लिए बी प्रकार के 40 बक्से भरने पड़ते हैं। तो ये हमारी दूसरी शर्त हो गई। तो ये पहली और दूसरी शर्त को यूज करके हमको निकालना है कि वो जो बक्से में जो बक्सा है ए और बी प्रकार के, उसमें कितना भार होता है, एक बक्से में कितना भार है वो हमको निकालना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं कि ए प्रकार के बक्से में x टन का द्रव्यमान भरा हुआ है और बी प्रकार के बक्से में का द्रव्यमान y टन है। ये हमने ऐसा अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब हमारी पहली शर्त क्या है? पहली शर्त से पहले हमको थोड़ा लिखना पड़ेगा। यदि ए प्रकार के 150 बक्से भरे ए प्रकार के 150 बक्से का द्रव्यमान समझो कि 150 x टन हो गया तथा बी प्रकार के 100 बक्से का द्रव्यमान 100 y टन हो गया। ठीक है, अब हम पहली शर्त अपनी देखते हैं। हमारी पहली शर्त क्या है, यदि ए प्रकार के 150 बक्से तथा बी प्रकार के 100 बक्से भरे हो तो ट्रक की 10 टन की क्षमता पूर्ण होती है। यानी 150x प्लस 100y को मिलाने पे कितना होता है 10 होता है। ये हो गई मेरी पहली शर्त। अब ये इसको मैं थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ, इसके लिए 10 से इसमें डिवाइड कर लेता हूँ। तो मैं इसको 10 से डिवाइड करूँगा तो मुझे मिल गया 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 1। ये मेरी हो गई समीकरण 1। अभी हम दूसरी समीकरण के लिए दूसरी शर्त पढ़ते हैं। यदि ए प्रकार के 260 बक्से भरे हो, यानी यहाँ कितना हो जाएगा 260x हो गया, तब उस ट्रक की 10 टन की क्षमता पूरी करने के लिए बी प्रकार के 40 बक्से भरने, यानी यहाँ हो गया 40y, तो 260x प्लस 40y इज इक्वल टू कितना होगा 10 हो गया। ये हमारी दूसरी शर्त होगी। 260x प्लस 40y इज इक्वल टू 10, इसको मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा, यहाँ हो जाएगा 26x प्लस 4y इज इक्वल टू 1। ये मुझे 1 और 2 समीकरण मिल गया। अभी हम क्या करते हैं कि समीकरण देखते हैं कोई भी वैल्यू इक्वल है क्या दोनों में, तो मुझे कुछ भी दोनों में इक्वल नहीं दिखाई दे। तो मैं क्या करता हूँ कि इसमें समीकरण 1 में 2 से डिवाइड कर देता, 2 से, तथा समीकरण 2 में मैं 5 से गुणा कर दूंगा। तो जब समीकरण 1 में 2 से जब मैं गुणा करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 30x प्लस 20y इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। और जब इसमें मैं 5 से गुणा करूंगा तो सेम मुझे मिलेगा 130x प्लस 20y इज इक्वल टू 5। तो अभी देखिए यहाँ पे 20y, यहाँ भी 20y आ गया। तो अब इन दोनों को लेकर मैं आगे का इसका सोल्यूशन कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण 5 में से समीकरण 4 में समीकरण 3 को घटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ समीकरण 4 हो गया, ये हो गया ये समीकरण 3 है और ये 4 है, उसको माइनस करता हूँ। माइनस करने पे सारे सीन चेंज हो जाएंगे, यहाँ माइनस 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 हो गया। अभी 130 में से 30 को माइनस किया, मुझे कितना मिला 100 मिला, और यहाँ पे 5 माइनस 2 इज 3, तो मुझे मिल गया x इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 10। ये मुझे एक वैल्यू मिली। अभी मुझे करना क्या है, अभी y की वैल्यू निकालना है। तो किसी भी समीकरण में y की वैल्यू रखो, तो मैं समीकरण 1 में रखता हूँ x इज इक्वल 3 डिवाइड बाई 10। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 150x प्लस 10y इज इक्वल टू 1। तो x के बदले इसके बदले मैं क्या रखता हूँ 3 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ होगा 3 डिवाइड बाई 100। तो अभी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करते 45 आ गया, 45 डिवाइड बाई 100 प्लस 10y इज इक्वल टू 1। तो आपकी मैं क्या करता हूँ कि ये नीचे का जो 100 है उसको हटाने के लिए सब में 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो यहाँ पर जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे ये लिख दिया, और यहाँ पर ये 100 से मल्टीप्लाई करते, यहाँ पर ये 100 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो इस तरह से इससे ये कैंसिल हो गया, और 100 से अगर 10y का मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 1000y मिल जाएगा। 100 से 1 का मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 100 ही मिलेगा। तो इस तरह से मुझे मिल गया 40 प्लस 1000y इज इक्वल टू 100। तो अभी क्या करूँगा, मैं 45 को इस साइड लेकर तो प्लस में था, इधर आके माइनस में हो गया, माइनस कर दो उसको, 55 आ गया। अब
अभी y की मुझे वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ कि y को इस साइड रख के 1000 को उस साइड भेज दूँ, तो मुझे मिल गया 55 डिवाइड बाय 1000, तो ये मुझे मिल गया y। तो अभी ए प्रकार के प्रत्येक बक्सों का द्रव्यमान कितना है, x। तो इस तरह से हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू मुझे मिल गई है। अब मैं क्या करता हूँ कि ए प्रकार के बक्से का द्रव्यमान कितना है, बी प्रकार का बक्से का द्रव्यमान कितना, वो मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो अज्यूम करो आपने ए प्रकार के बक्से को कितना माना था, क्या माना था, x माना था। तो ए प्रकार के प्रत्येक बक्से का द्रव्यमान इज इक्वल x इज इक्वल 3 डिवाइड बाय 100 आया। 3 डिवाइड बाय 100 को अगर थोड़ा छोटा करेंगे कैंसिल कर देंगे, कितना आएगा, 0.03 टन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मुझे चाहिए क्या, उसको किलोग्राम में चेंज करना है। किलोग्राम में चेंज करने के लिए मैं 1000 से उसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना मुझे मिल गया, 30 किलोग्राम मिल गया। ठीक है, अभी बी प्रकार के बक्से का देखते हैं। बी प्रकार को हमने y माना था, तो y की वैल्यू कितनी थी, 55 डिवाइड बाई 1000 आया था। तो 55 डिवाइड 1000 को थोड़ा छोटा करेंगे तो कितना मिल गया मुझे, 0.00055 टन मिल गया। अब इसको भी मुझे किलोग्राम में चेंज करना है, तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब 1000 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे कितना मिल गया, आंसर 55 मिल गया। तो इस तरह से ए प्रकार के बक्से का द्रव्यमान आ गया 30 किलो और बी प्रकार के बक्से का द्रव्यमान आ गया 55 किलोग्राम। तो अब हम अगली सम देखते हैं अगला सम क्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। विशाल ने कुल 1900 किलोमीटर यात्रा में कुछ दूरी बस से और कुछ दूरी हवाई जहाज से पूरी की। बस की औसत चाल 60 किलोमीटर पर घंटा है तथा हवाई जहाज की औसत चाल 700 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि इस यात्रा को उसने 5 घंटे में पूरा किया तो विशाल ने बस से कितने किलोमीटर की यात्रा की होगी। तो ये हमारा एक पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप पहले अच्छे से समझ लो कि इसमें बोला क्या गया है। एक विशाल नाम का लड़का है, उसने पूरा 19 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। ठीक है, उसने पूरा सफ़र तय करने के लिए बस और हवाई जहाज दो चीज़ों से यात्रा किया उसने, बस से और हवाई जहाज से। बस की जो औसत चाल थी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी और हवाई जहाज की जो औसत चाल थी वो 700 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये पूरा यात्रा यानी 1900 किलोमीटर की जो पूरी यात्रा उसको पूरा करने में कितना लगा, 5 घंटे का समय लगा। तो हमको निकालना है कि जो विशाल है उसने बस से कितने किलोमीटर की यात्रा दूरी तय की है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझा होगा तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अभी हमको कुछ अज्यूम कर लेते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि विशाल ने बस से x किलोमीटर की दूरी तय की और विमान से y किलोमीटर की यात्रा की। ठीक है, तो बस से यात्रा करने में लगा समय उसका, अच्छा आपको पहले बता दें समय बराबर क्या होता है, टाइम इज इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होती है। तो यहाँ भी सेम वही लॉजिक, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे वेग होगा। ठीक है, तो हमारी दूरी कितनी है, हमने दूरी कितना माना है, बस से तय की गई दूरी कितनी है, x माना, तो यहाँ पे आ गया x। हाँ, बस की स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ आ गया 60। तो x डिवाइड बाई 60 घंटे हो गए। टोटल टाइम कितना लगा, x डिवाइड बाई 60 घंटे बस से तय करने में। अभी हम विमान से यात्रा करने में लगा समय, सेम वही लॉजिक यहाँ भी यूज करेंगे। विमान की दूरी को हमने क्या माना है, y किलोमीटर माना है, तो दूरी कितनी होगी, y हो गई। और यहाँ पे वेग कितना है, विमान का वेग है 700 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे आ गया 700। तो y डिवाइड बाई 700 यहाँ पे आ गया विमान से लगा समय। ठीक है, तो हमको दो चीज़ें मिल गई। एक पहला मिल गया कि बस से उसने कितना समय यात्रा किया और दूसरा विमान से उसने कितने समय तक यात्रा की। और यहाँ पर एक और चीज़ आप नोटिस कीजिए, यदि इस यात्रा को उसने पूरा 5 घंटे में पूरा किया है तो इस यात्रा को करने में उसको पूरा कितना समय लगा है, सिर्फ 5 घंटे का समय लगा है। तो ये उसने बस से तय किया और ये विमान से तय किया। तो अगर मैं दोनों को प्लस करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास, 5 आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया पूरा पहली शर्त के अनुसार x डिवाइड बाई 60 प्लस y डिवाइड बाई 700 इज इक्वल टू 5। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप ऐसा अज्यूम कीजिए कि ये यहाँ पर आपका घर है। ठीक है, ये आपका घर है। ठीक है, अब आप घर से स्कूल के लिए निकल रहे हैं, तो यहाँ से आप निकले, यहाँ पर आपका स्कूल आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्कूल पे पहुँचे। आपने यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की साइकिल से, ऐसा समझ लीजिए कि साइकिल से या पैदल किसी तरह से आपने दूरी तय की और यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको पूरा टाइम कितना लगा, 5 मिनट लगा। ऐसा अज्यूम कीजिए कि यहाँ से यहाँ आने में आपको टाइम कितना लगा, 5 मिनट लगा। अब फिर आप वहाँ से फिर स्कूल से आप फिर से आप घर पे आते हैं।
तो आपको घर पे आने में कितना टाइम लगता है, समझो कि अज्यूम कीजिए आपको 4 मिनट लगा घर पे आने में, ठीक है। तो आपको टोटल टाइम कितना लगा घर से स्कूल जाने में और स्कूल से घर आने में, 9 मिनट लगा आपको, ठीक है। तो आपको ये 9 मिनट कैसे मिला, जाहिर सी बात है आपने जाने का टाइम और आने का टाइम दोनों का अगर आपने प्लस किया तो आपको 9 मिल गया। सेम लॉजिक यहाँ भी वही लगा हुआ है। इतना दूरी उसने, इतने घंटे उसने बस से दूरी तय किया था, x/60 घंटे उसने बस से दूरी तय किया था, और y/700 उसने विमान से दूरी तय किया था। तो लेकिन उसका कुल उसकी दूरी कितने, कुल उसका समय कितना लगा था, 5 घंटे लगा था। तो ये प्लस ये इज इक्वल टू 5। आई होप आपको समझा होगा कि यहाँ पे ये कैसे आया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको समझा होगा कि यहाँ पे x/6 प्लस y/70 इज इक्वल 500 कैसे आया, ठीक है। सॉरी, ये कैसे आया आपको समझा होगा। अभी हम क्या करते हैं कि ये जो इक्वेशन है उसमें 10 से गुणा कर देते हैं। जब इसमें मैं 10 से गुणा करूंगा तो यहाँ पे 60 का 6 आ जाएगा, 700 का 1 0 करके यहाँ पे 70 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 में 10 मल्टीप्लाई आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 50। तो आई होप आपको समझा होगा कि कैसे। अगर आपको नहीं समझा इसमें एक भी स्टेप तो आप मुझे मेरे कमेंट में लिख देंगे, मैं आपको बाद में समझा दूंगा। तो आगे स्टार्ट करते हैं। अभी क्या करना है कि मुझे इसको एक सिंपल रूप देना है, एक सरल रूप देना है, ताकि मैं आगे इसको यूज़ कर सकूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने में कितना का 420 आ जाएगा, 420 आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, 420 से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दूँगा। जब मैं 420 से इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिल गया, यहाँ पे देखिए इसको कैंसिल किया, मुझे मिलेगा 70x प्लस इसमें 700 में अगर मैं 420 को डिवाइड करूँगा तो मुझे मिल गया 6y, और यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करके मुझे यहाँ मिलेगा 221,000। तो आई होप आपको समझ गया होगा कि यहाँ कैसे है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको और थोड़ा छोटा करेंगे, 2 से डिवाइड कर देता हूँ। जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो मुझे मिल गया 35x प्लस 3y इज इक्वल टू 10500। ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। अब इक्वेशन 2 के लिए, इक्वेशन 2 जो है वो एकदम ईजी, ये यहाँ का देखना। विशाल ने कुल दूरी की 1900 किलोमीटर की दूरी तय की। विशाल द्वारा तय की गई दूरी कुल कितनी है, 1900 किलोमीटर। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900। तो ये मुझे मिल गया दूसरी साइड, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900, ठीक है। तो ये मुझे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को लेके सॉल्व करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि इस समीकरण में 3 से गुणा कर दूंगा। जब मैं इसमें 3 से गुणा करूँगा तो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 5700 हो जाएगा, ठीक है। अब ये समीकरण और ये समीकरण देखिए, दोनों में 3y और 3 कॉमन हो गया। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, इससे माइनस कर दूंगा। समीकरण 1 में समीकरण 3 को, ये समीकरण हमारा 3/3 है, ठीक है। तो समीकरण 1 में समीकरण 3 को घटाने पर ये हो गया मेरा समीकरण 1, ये हो गया मेरा समीकरण 3। तो इन दोनों को मैं माइनस करता हूँ। आपको याद होगा जब भी हम माइनस करते हैं तो सबका साइन चेंज होता है। यहाँ पे प्लस था माइनस हो गया, प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस था वहाँ का ही माइनस हो गया। अब माइनस करते हैं, 35 माइनस 3 कितना हो गया, 32x हो गया, और ये दोनों कैंसिल हो गया, 0 इज इक्वल टू ये दोनों प्लस हो गए 48000 हो जाएगा। सॉरी, ये माइनस हो जाएगा ना, इसमें से इसको माइनस करने पे हमको ये मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं। आगे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो 32 है, 32 को मैं इस साइड भेज दूंगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो x इज इक्वल 4800 डिवाइड बाई 32 आ गया। इसको और सॉल्व करेंगे हम तो मुझे मिल गया 150, ठीक है। अब ये 150 कैसे आया मैं आपको बता देता हूँ वो भी, ठीक है। एक मिनट, या देखिए ये 16 के टेबल में 32 आता है, तो 16 2 जा 32 हो गया, ठीक है। अब ये 16 के पहाड़े में 48 भी आता है, 16 आता है, तो 3 बार में 48 आता है। तो यहाँ हो गया 3 और ये 2 0 आ गया, ठीक है। अभी मेरे पास बच क्या गया है कि मेरे पास बचा है अभी 300 डिवाइड बाय 2। तो अभी 2 में 300 को डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, 150 आ गया, ठीक है। तो आपको समझ गया हो कि 150 कहाँ से आया, की वैल्यू मिल गई। तो मुझे अब दूसरा वाला निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप चाहें कि विमान से कितनी दूरी तय हुई तो उसके लिए ये x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख के आगे इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ठीक है। कि हमारे क्वेश्चन में इतना ही पूछा है तो हम इसको यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।